सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आपको आज कार्नोट इंजन बताने वाले हैं। कार्नोट इंजन क्या है भाई? कार्नोट इंजन मतलब कि ये कार बनाते थे? ऐसा नहीं है। ठीक है, कार्नोट है तो कार नहीं बनाते थे। ये एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने हमें एक इंजन का परफॉर्मेंस बना कर दिया, मतलब एक इंजन ही बना कर दिया जो बोलते थे कि ये बहुत ज्यादा इफिशियंट है। भाई, आपको मैंने कल बताया था, अगर हीट इंजन बना रहे हैं तो उसका इफिशियंसी मैटर करता है कि उसका इफिशियंसी कितना है। और हमने ये भी बोला था कि 100% इफिशियंसी वाला इंजन नहीं बना सकते हैं, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं 100% वाला इफिशियंसी वाला इंजन बना के दिखाऊंगा, क्योंकि इम्पॉसिबल है बच्चों बनाना। अगर आप बाइक चला रहे हैं तो गर्म ही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो आप सोचेंगे नहीं होता यार, बाइक चलाते गर्म होता ही है उसका इंजन। लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं कि कम गर्म हो, है ना? तो ये ज्यादा इफिशियंट इंजन बना दिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअली में है ये हीट ही इंजन। कार्नोट जो बनाया था इंजन, वो हीट इंजन ही है, एक एप्लीकेशन है उसका। जो हीट इंजन बनाते हैं वो बहुत तरह के होते हैं बच्चों, तो उनमें से एक चीज आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आपको जानने की जरूरत है क्लास 11th में, वो है कार्नोट इंजन। तो चलिए मैं बताता हूँ दोस्त, ठीक है? काफी आसान है बच्चों। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या बताना चाहते हैं, कार्नोट इंजन क्या है? इट इज डिजाइन बाय अ थ्योरेटिकल इंजन विच इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स ऑन द प्रैक्टिकल इंजन। ये बोल ये रहे हैं, इन्होंने बोला कि मैं सबसे ज्यादा इफिशिएंट इंजन तो बनाऊंगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल लिख कर बना दिए। अब बच्चों, कुछ थ्योरेटिकल चीजें तो करनी ही पड़ती है अगर प्रैक्टिकल करना है, लेकिन इन्होंने बस थ्योरेटिकल चीजें ही बताई कि ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा इफिशिएंट इंजन बनेगा, और जिसका इफिशियंसी बहुत ज्यादा होगा, है ना? तो इन्होंने ऐसा बताया। ठीक है भाई, तो हमने ये मान भी लिया, क्योंकि ये हमने भी किया तो वही आ रहा था। क्या आ रहा था, चलिए बताते हैं। एक्चुअली आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो कल हीट इंजन था, उसी का एप्लीकेशन है बच्चों, ये कुछ और अलग है नहीं। तो इसमें हम अगर बता दें आपको कि इफिशियंसी जो आता था, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एफिशिएंसी इक्वल टू जो वहां पे होता था वर्क डन अपॉन जो हीट इनसाइड आता था। ठीक है, और अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो आप परसेंटेज में भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप के जो कार्नोट इंजन हम बना रहे हैं, इसी तरह के बहुत सारे इंजन भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे इंजन हो सकते हैं बच्चों। जैसे कि मैं एक इंजन ये बनाना चाहता हूँ, एक इंजन मैं ये बनाना चाहता हूँ। ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा। और एक चीज आपको पता होगा, कल मैंने बताया था कि अगर हीट इंजन बनाना है भाई, हीट इंजन क्या करता है? हीट को मैकेनिकल वर्क में बदलता है, लेकिन वो साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ही होता है। अगर साइक्लिक प्रोसेस नहीं है तो जो आप हीट इंजन बनाएंगे वो ज्यादा वहां पे वर्क नहीं करेगा, कंटिन्यूअस वर्क डन नहीं देगा। मतलब अगर हीट इंजन आप बनाया और वो क्या है कि साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू नहीं बनाया, तो वो थोड़ा देर उसका चक्का ऐसे चलेगा, फिर रुक जाएगा, फिर चलेगा, फिर रुक जाएगा। अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है, वहां पे 20 बार रुक ही जाएगा। क्या ऐसा इंजन आप बनाना चाहेंगे? नहीं बनाना चाहेंगे। बाइक चला रहे हैं तो भाई कंटिन्यूअस उसका चक्का रन करता रहता है ना, क्योंकि वहां पे साइक्लिक वर्क डन हो रहा है। तो इसीलिए जरूरी है बच्चों की साइक्लिक प्रोसेस के ही थ्रू ही बनाया जाए जो हीट इंजन हम बना रहे हैं। और इसमें मैंने आपको कल बताया था आपको, है ना, मस्ट थ्रू साइक्लिक प्रोसेस का ही एप्लीकेशन होना चाहिए, साइक्लिक प्रोसेस होना ही चाहिए बच्चों, है ना, तभी जाकर वो कंटिन्यूअस वर्क डन देगा। देन वी विल गेट अ कंटिन्यूअस वर्क डन। ठीक है, ये जरूरी है बच्चों कंटिन्यूअस वर्क डन के लिए। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी अगर मैं बनाना चाहूं तो ये भी एक हीट इंजन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बन सकता है ये। अगर मैं किसी और टाइप का अगर बनाना चाहूं तो वैसे भी बन सकता है। मान लीजिए ऐसे बना दिया, तो ये भी एक हीट इंजन है बच्चों। ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये भी हीट इंजन है भाई। किसी तरीका का हीट इंजन बना सकता है, बस वो साइक्लिक प्रोसेस में होना चाहिए।
हो सकता है इसका इफिशियंसी कम हो, इसका इफिशियंसी ज्यादा हो, किसी भी तरीके से वेरिएशन हो सकती है, लेकिन है तो ये हीट इंजन ही बन सकता है। ठीक है, मैं ये बताना चाहता हूं कि कार्नोट में क्या फर्क है भाई, क्यों कार्नोट इतना मतलब इफिशियंट बन पाया है। इसलिए बन पाया है क्योंकि इसमें देखिए बच्चों इस टाइप का चीज होती है, ये मान लेते हैं कि ये इस टाइप का है और यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है। ये पिस्टन बच्चों ऐसे करके एक इससे कनेक्टेड है। इसको और ऊपर आते हैं। अगर ये चक्का है, अगर ये चक्का है और यहाँ पे अगर कोई गैसेस के मॉलिक्यूल्स है और अगर हमने यहाँ पे हीट Q1 दिया है बच्चों, तो ये क्या होगा, एक्सपांसन करेगा भाई। यहाँ पे हीट Q1 दिया है ना, तो हीट एनर्जी दिया तो गैस का मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड होना चाहिए बच्चों। तो ये पिस्टन इधर की तरफ धक्का देगा तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं। मान लेते ये कुछ यहाँ पे आ गया और ये इसको धक्का दिया तो ये इसको इधर की तरफ ये धक्का देगा, तो धक्का देगा तो ये इसे नचने लगेगा, ये नचेगा, है ना बच्चों। ऐसे कर रहे हैं तो ये इस टाइप में नचने लगेगा। अगर ये व्हील ऐसे करके नचा और यहां से यहां तक पहुंच गया, अगर व्हील यहां से यहां तक ऐसे करके पहुंच गया और ये यहां पे आ गया, तो इस प्रोसेस में पूरा साइकिल होना जरूरी है। साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ था तो यहां पे आया तो फाइनल आके यहीं पे रुकना चाहिए इस पिस्टन को, तभी तो साइकिल प्रोसेस होगा बच्चों। तब यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे ये आ गया ऐसे करके, ये यहाँ पे आ गया। अब इधर आना है तभी तो पूरा साइकिल हो पाएगा, तो अब इसको कंप्रेशन होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंप्रेशन शो करता है इस प्रोसेस में, जो कि आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, आगे मैं बताने वाला हूं। तो इसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे आता है, अगर यहाँ पे आ गया तो 1 साइकिल कंप्लीट हो गया, है ना बच्चों। यहाँ पे जाके फिर यहाँ पे आ गया 1 साइकिल, 1 साइकिल कंप्लीट हो गया तो ये एक बारी चक्का यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो ये एक बारी चक्का ऐसे नच जाएगा। तो ये 1 साइकिल में एक बारी चक्का नच जाता है अगर हम हीट Q1 देते हैं। हीट कहां से मिलता है, पेट्रोल डीजल जला के मिलता है भाई, है ना। पेट्रोल डीजल आप जलाते हैं ना, तो उसी से तो चक्का चल रहा है। तो इन्हीं सब फॉसिल फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो इनसे हमको हीट एनर्जी मिलता है। वो हीट एनर्जी यहाँ पे काम करता है, पिस्टन को धक्का देता है तो यहाँ तक पहुंचते हैं। इसके बाद कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन क्यों हो रहा है बच्चों, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए आगे मैं बताता हूँ, है ना, और अच्छे से कार्नोट इंजन एक्चुअली में कैसे काम करता है। चीजें आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैं कार्नोट साइकिल बताने वाला हूँ। कार्नोट का साइकिल किस तरीके से काम करता है, इस टाइप से काम करता है। उन्होंने क्या किया कि एक इस टाइप का इंजन बनाना चाहा, अच्छे से बन जाओ भाई, ठीक है बच्चों। इस टाइप का था, यहाँ पे एक इस टाइप का आपको पिस्टन दे रखा था, ठीक है। इनिशियल कंडीशन ये था, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूं। दूसरी बार ये हुआ, तीसरी बार ये हुआ, ये क्या सर, सब बार तो सेम ही हो रहा है। समझिएगा बच्चों, समझिएगा, आपको समझ में आएगा। चौथी बार ये हुआ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। पहली बार पिस्टन यहां था, दूसरी बार पिस्टन यहां आ गया भाई, तीसरी बारी में बच्चों पिस्टन यहां आ गया, ठीक है। चौथी बारी में फिर से पिस्टन कंप्रेशन होने लगा, एक सेकेंड यार, चौथी बारी में फिर पिस्टन यहां आ गया बच्चों, क्योंकि कंप्रेशन हुआ ना। और पांचवी बारी में फिर से यहाँ आ गया। तो देखिए प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर यहीं पे आ गया। एक्चुअली में ये प्रोसेस यहाँ पे मैं जैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ आ जाता है फिर यहाँ आ जाता है, तो ये प्रोसेस को हम बिल्कुल धीरे धीरे समझने वाले हैं कि किस तरीके से हो रहा है। ये बस यहाँ से जाता है और यहाँ आ जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में ये 4 स्टेप होते हैं, तब जाकर ये पूरा प्रोसेस कार्नोट का कंप्लीट होता है। आपको कैसे पता चला बच्चों, मैं किताब से पढ़ा हूं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब उनको कार्नोट चचा जो थे, उनको डायरेक्ट ऐसे सपना नहीं आ गया था कि ऐसे ही जाकर बना दो। उन्होंने बहुत सारा साइकिल्स बनाया था, उसके बाद इनको ये मिला जो कि ज्यादा इफिशिएंट था।
बोलेंगे ज्यादा एफिशिएंट कैसे था, मैं आगे बताऊंगा बच्चों, ध्यान दीजिए। पहले यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे उन्होंने बनाया था। पहली बात, उन्होंने जो अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पे, उन्होंने क्या किया कि इन गैस मॉलिक्यूल्स को हीट एनर्जी दे दिया। तो हीट कहां से दिया होगा? सोर्स से। भाई सोर्स से ही तो हीट मिलता है बच्चों, Q1। तो यहां से सोर्स से इन्होंने हीट Q1 दे दिया भाई। ठीक है, अगर आपने इसमें हीट Q1 दिया है तो ये गैस इस पर एक्सपैंड होना चाहेंगे, तो Q1 हीट के बाद ये एक्सपैंड हुआ। ठीक है, ठीक है, एक्सपैंड हुआ। लेकिन एक्सपैंड किस तरीके से हुआ ये समझिए। एक्सपैंड हुआ है आइसोथर्मली। आइसोथर्मली हुआ है एक्सपांशन। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि इसके गैस मॉलिक्यूल फिर से और दूर तक एक्सपैंड हुए, है ना। और दूर तक एक्सपैंड क्यों हुए? क्योंकि यहां पे एक्सपांशन हो रहा है, वो हम लेते हैं एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली एक्सपांशन। तो एडियाबेटिकली एक्सपांशन में क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा कि यहाँ पे हीट का चेंज नहीं होता है, यहां से यहां तक हीट Q1 ही रहा है, इसमें अभी भी हीट Q1 ही है। अब क्या किए कि अब यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ से इसको अंदर की तरफ जाना है ना बच्चों, पिस्टन को साइकिल कंप्लीट करने के लिए अंदर की तरफ जाना है। तो एक बार ये अंदर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो हम करते हैं, जो यहाँ पे सोर्स था, एक सेकंड सोर्स को लिख देते हैं, यहाँ पे भी सोर्स ही था, यहाँ पे भी सोर्स ही है। तो सोर्स और सिंक होता है, तो सिंक तो इधर होता है, पूरा साइकिल में सिंक तो इधर होता है बच्चों, है ना। सिंक के बारे में अभी कुछ ने हम बताया नहीं, क्योंकि ये पूरा धीरे धीरे हम साइकिल को देख रहे हैं, धीरे धीरे कैसे कैसे होता है चीजें चेंज। तो पहले तो यहाँ पे अब हीट Q1 था, ठीक है ना भाई, हीट Q1 था। तो यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कर रहे हैं एडियाबेटिकली एक्सपांशन। एक सेकेंड, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो हमने प्रोसेस किया है, अरे यार, ये जो हम प्रोसेस किया है ऊपर, तभी तो ये चीज हमको मिला है। सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी, ये देखिए यहाँ पे मैं लिखना था, है ना। ये प्रोसेस ऊपर किया तभी तो ये चीज मिला है, और यहाँ पे ये प्रोसेस किए तभी तो ये चीज मिला है आपको। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। देखिए, ये गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे अवेलेबल थे, पिस्टन कहीं यहीं पे अवेलेबल था, लेकिन इसके बाद अगर हम आइसोथर्मली एक्सपांशन करें तो एक्सपैंड हुआ है। तो एक्सपैंड हुआ हीट Q1 देने के कारण, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपैंड हुआ है। इसके बाद अगर हम और एक्सपांशन करना चाहते हैं बिना कुछ हीट दिए, तो यही हीट से कैसे होगा? एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली में हीट कांस्टेंट होता है भाई। ठीक है सर, अब इसको हम कंप्रेशन करना चाहते हैं, अब इसको अंदर लाना चाहते हैं, क्योंकि साइकिल कंप्लीट करना है तो ऐसे से जाता है और फिर यहां से ऐसे आ जाता है कि नहीं। तो यहां तक पहुंच गया, अब हमको इधर लाना है। इधर कैसे आता है, उसमें हम प्रोसेस यूज करते हैं आइसोथर्मली कंप्रेशन करते हैं बच्चों, है ना। आइसोथर्मली कंप्रेशन करते हैं। अगर हमने इसको आइसोथर्मली कंप्रेशन किया है तो टेम्परेचर का चेंज नहीं होगा, आइसोथर्मली में टेम्परेचर का चेंज नहीं होता है। तो उसके बाद ये इधर की तरफ आएगा। अगर कंप्रेशन है, समझिएगा चीजों को, आइसोथर्मल में क्या होता है, डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है। आइसोथर्मल के केस में डी यू का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो डेल्टा क्यू डी क्यू का वैल्यू डी डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 0 है। अगर कंप्रेशन है, मतलब कंप्रेस किया गया है, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ है, तो वर्क डन का वैल्यू नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि हीट का भी वैल्यू नेगेटिव ही होना पड़ेगा। हीट का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब कि हीट निकला है सिस्टम से, हीट सिस्टम से निकला है। अगर सिस्टम से हीट निकला है, ये जो बनाया था हमने सिस्टम, इससे हीट निकला है, तो हीट किधर गया होगा? ऑब्वियसली सिंक की तरफ जाएगा, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर कम होता है बच्चों। अरे यार, यहाँ पे हीट अवेलेबल है, ऑब्वियसली सोर्स से हीट लिया होगा तो इसका टेम्परेचर तो हाई ही होगा, ये तो हाई टेम्परेचर पे होगा ही, है कि नहीं, तभी तो यहां से आया है। और ये टेम्परेचर लो पे होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी हीट यहाँ पे इसको मिला है, जो इसे बाहर निकाला है, वो सिंक की तरफ ही जाएगा। तो यहाँ पे जो निकला हीट है वो हम मान लेते हैं कि Q2 निकला है, निकलने वाला हीट हमारे पास Q2 है, और यहाँ पे जो आया था हीट वो है Q1। ठीक है, अगर ये निकल गया, सिंक की तरफ चला गया, तो अब फिर से यहाँ पे एक कंप्रेशन होता है, और कंप्रेशन होने के बाद ये कौन सा कंप्रेशन होता है बच्चों?
एडियाबेटिकली कंप्रेशन होता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो यही प्रोसेस होता है, यही प्रोसेस को हम यहाँ पे जल्दी में बता दिया था, ऐसे जाता है ऐसे आता है, लेकिन एक्चुअली में जो हो रहा है वो पहले यहाँ जाता है, फिर से जाता है, और फिर इधर आता है, और फिर से इधर आता है। तो यहाँ जो इनिशियल केस था वही फाइनल केस है। इनिशियल में अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसके पास टेम्परेचर था टी नोट, प्रेशर था पी नोट, और वॉल्यूम था वी नोट, तो यहाँ पे भी वही हुआ है। टेम्परेचर अभी भी टी नोट है, अभी भी पी नोट है, और अभी भी यहाँ पे वॉल्यूम वी नोट ही है। सिंपल चीजें आपको दिख भी रही होगी, बहुत सिंपल है बच्चों, ठीक है। ये होल प्रोसेस में अगर हम इसका इफिशिएंसी निकालना चाहें, कार्नोट इंजन का इफिशिएंसी निकालना चाहें, ईटा का वैल्यू, तो क्या होगा, वर्क डन जो नेट हुआ होगा अपॉन जो इनिशियल हमने हीट दिया है Q1, तो वर्क डन नेट कितना होगा। ये होल प्रोसेस क्या है बच्चों, होल प्रोसेस ये क्या हो रहा है, साइकिल में हो रहा है, साइक्लिक है, ये साइक्लिक है भाई। यहां से आए थे, यहां से शुरू किए थे, यहीं पे आ गए। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर साइक्लिक प्रोसेस हो तो हम लोग डेल्टा यू का वैल्यू तो जीरो लेते हैं। बोलेंगे कि सर जी यहाँ पे भी तो आ रहा था, तो ये तो आइसोथर्मल में होता ही है, आइसोथर्मल एक्सपांसन हो या कंप्रेशन हो, यहाँ पे तो डी का वैल्यू जीरो होगा ही, लेकिन ओवरऑल में भी जीरो ही होगा, ठीक है, इसीलिए हम जीरो ले लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा वर्क डन हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। अगर नेट वर्क डन चाहिए, नेट वर्क डन यही है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे लिख दिए हैं, तो वो होगा डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू मतलब कि हीट का चेंज कितना हुआ है पूरे प्रोसेस में, साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे हीट आया है और यहाँ पे तो कांस्टेंट ही रहा है, यहाँ पे तो कांस्टेंट ही रहा है, अभी भी इसमें अंदर हीट Q1 है, अभी भी यहाँ पे हीट यहाँ पे Q2 ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, निकला है, जो आया है और निकला है उन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो हमारे पास चेंज इन हीट आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन हीट हो जाएगा Q1 माइनस Q2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। देख सकते हैं कितना आसानी से हम लोग ला दिए एफिशिएंसी भी, और यही तो होता था, यही तो होता था। तो ये कार्नोट अलग क्या किए, अलग क्या किए, चलिए हम आगे आगे बताते हैं ग्राफ के थ्रू, तब आपको समझ में आएगा क्या इन्होंने अलग किया था। ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है बच्चों, इतना बड़ा ग्राफ, बिल्कुल बच्चों आपको अच्छे से समझाने के लिए। ग्राफ में यही तो होगा, इतना भी बड़ा ग्राफ नहीं बनाना है, एक सेकेंड, ज्यादा ही हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। और फिर इधर ये आके सट जाएगा, इतना भी ऊपर नहीं। चलिए इस टाइप का जो भी बन गया ठीक है। ये पीवी का ग्राफ है बच्चों, समझिएगा, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है। आपको वही चीज बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हो रहा है, आइसोथर्मली क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है। प्रोसेस ऐसे जा रहा है, देखिए इस टाइप से गया, फिर इस टाइप से गया, और फिर इधर आया, और फिर इसके बाद इधर चला गया। तो यहां से शुरू होकर इधर से का इधर का, तो मान लेते हैं शुरुआत हुआ है ए बी सी और डी से, ठीक है बच्चों, बिल्कुल आसान है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, देखिए ना ये प्रोसेस में वॉल्यूम यहाँ था कुछ और यहाँ पे कुछ और था, तो वॉल्यूम तो बढ़ ही गया, तो एक्सपांसन हुआ, इसमें भी एक्सपांसन ही हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ, तो फाइनली यहाँ पे भी एक्सपांसन ही हो रहा है। तो ये कैसा एक्सपांसन है, एडियाबैटिकली एक्सपांसन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, ये वॉल्यूम यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे कम हो गया, तो नेट वॉल्यूम निगेटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब कंप्रेस किया गया है। तो कंप्रेशन का मतलब है कि ये है आपके पास आइसोथर्मली कंप्रेशन हो जो, ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे भी देखा जाए, यहाँ पे वॉल्यूम कुछ था, यहाँ पे और कम हो गया, मतलब ये भी कंप्रेशन ही टाइप का है, लेकिन ये कौन सा कंप्रेशन है बच्चों, एडियाबैटिकली।
कंप्रेशन है। ठीक है, बहुत आसान हो गया भाई, बहुत आसान हो गया। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ इसका टेम्परेचर होगा T1, कुछ टेम्परेचर तो यहाँ पे सेम रहती है ना। देखिए बच्चों, एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है तो इसका मतलब इस पे रहने वाला हर एक आइसोथर्म पे टेम्परेचर सेम होगा। ये एडियाबेटिकली एक्सपांसन है, तो एडियाबेटिक के आइसोथर्म पे क्या होता है इसका, सॉरी आइडियाबेटिकली जो बना है ग्राफ, इस पे क्या होता है, हर जगह पे हीट का वैल्यू सेम होगा, तभी तो डेल्टा क्यू जीरो होता है। तभी तो बोलते हैं कि हम यहाँ पे ये हीट का वैल्यू कांस्टेंट है। तो इसके ग्राफ पे हर एक पॉइंट पे हीट का वैल्यू सेम होगा, इसके ग्राफ पे हर एक चीजों पर टेम्परेचर का वैल्यू सेम होगा, इसीलिए तो बोलते हैं आइसोथर्मल है, इसीलिए आइडियाबेटिक बोलते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लेते हैं प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1 ही मान लेता हूं। तो टेम्परेचर अभी भी यहाँ पे वही रहेगा, भले ही प्रेशर कुछ और हो जाए, वॉल्यूम कुछ और हो जाए, लेकिन टेम्परेचर वही रहेगा बिल्कुल। यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कुछ बदल जाएगा, वॉल्यूम कुछ बदल जाएगा, टेम्परेचर भी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। इस पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इस पे क्या होगा, फिर से P4 हो जाएगा कुछ, फिर वॉल्यूम भी 4 हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर अभी भी T2 ही रहेगा। ठीक है भाई, चीजें बहुत आसान हो गई बच्चों। हमें क्या करना है, हमको इस जो कार्नोट, ये कार्नोट साइकिल बन गया बच्चों, इस कार्नोट साइकिल का इफिशियंसी पता करना है ना। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, इसका हम इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए मैं कैसे बताता हूँ। पहले ए से बी चलिए, पहला प्रोसेस में ए से बी जाएंगे, तो ये क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांसन ही तो है, आइसोथर्मल एक्सपांसन है बच्चों ए से बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें, आखिरकार इफिशियंसी क्या होता है भाई, इफिशियंसी के लिए हमको नेट वर्क डन चाहिए होता है अपॉन जो हीट अंदर आता है। ठीक है, तो ये चीज हमको चाहिए, तो नेट वर्क डन इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। कुछ अगर तेज बच्चे होंगे तो समझ जाएंगे, तेज मतलब कि थोड़ा समझ रहे होंगे। देखिए बच्चों, अगर यहाँ पे हमने बताया था, अगर पीवी कर्व में हमको इसका एरिया निकालना है, वही तो इसका वर्क डन होता है पीवी कर्व में, तो इसका वर्क डन कितना होगा, इसके अंडर का एरिया देखिए क्या आ रहा है, ये पूरा चीज आ रहा है नीचे तक, और इसके अंडर का एरिया नीचे वाला, तो अगर पूरा देखें और ये इधर जा रहा है ना, कंप्रेशन है, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, तो ये चीज हट जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का चीज है, नेगेटिव का चीज हट जाएगा, तो ओवरऑल ये चीज बचेगा अंदर वाला। इसका अगर वर्क डन देखें तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये भी नेगेटिव होगा एक, और एक यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और दोनों का वर्क डन सेम होगा। क्यों, क्योंकि एडियाबेटिकली है ना, तो डेल्टा क्यू का वैल्यू 0 हो गया, ये सिर्फ डेल्टा यू पे डिपेंड करेगा, है ना। तो डेल्टा यू का वैल्यू अगर सेम हो गया, क्योंकि डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू सेम है, तो ये इसका कट जाएगा, तो हम बोलेंगे बस ये वाला अंदर का एरिया आ जाएगा, वही वर्क डन हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में समझ लेना ही सही होता है। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपांसन है, मतलब एक्सपांसन है तो वॉल्यूम पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि वर्क डन 1 हम निकालना चाहें, dq इक्वल टू du प्लस वर्क डन होता है। इसमें आपको पता है कि आइसोथर्मल है तो du का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे dw जो वर्क डन हो रहा है बच्चों, dq का वैल्यू जो होगा वो dw के बराबर होगा, वही वर्क डन होगा। आपको पता होगा कि आइसोथर्मल है तो pd भी कर देंगे, लेकिन इससे नहीं आता है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फिर प्रेशर का वैल्यू रखते हैं। तो हमने चीजें बता रखा है फार्मूला बच्चों, आप बिल्कुल पीछे का लेक्चर देख कर ही आइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे P का वैल्यू क्या हो जाएगा, NR T1 टेम्परेचर था, इंटू ln V फाइनल V2 अपॉन V1। ठीक है, कर दिया हमने यहाँ पे निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया बच्चों, है ना, वर्क डन 1 निकाल लिया। अब प्रोसेस देख लेते हैं, जब B से C जा रहा हो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडियाबेटिकली एक्सपांसन हो रहा है। फिर से वही बात, अगर DQ देखे तो du प्लस dw कर देंगे, लेकिन यहाँ पे पता है आपको कि du का वैल्यू ही 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास वर्क डन आएगा वो आ जाएगा निगेटिव ऑफ du। ठीक है बच्चों, और वर्क डन हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़े भी थे, शुरुआत में तो वही पढ़े थे कि PD भी कर दीजिए, लेकिन फिर बाद में आंसर जो आया था हमारे पास वो क्या आया था,
बाद में आंसर आया था हमारे पास एनआरटी ही तो आया था, एनआर फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर डिवाइड बाई 1 माइनस गामा आया था। ठीक है, याद आ गया। फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अगर देखें, फाइनल टेम्परेचर टी, एक सेकंड, T2 माइनस T1 हो जाएगा। हाँ, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास वर्क डन आया DW एडियाबेटिकली प्रोसेस में। अगर वैसा ही अगर हम C से D चले जाएं तो क्या होगा बच्चों, C से D में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा है भाई, कंप्रेशन हो रहा है। इसका मतलब बच्चों वॉल्यूम निगेटिव है, वर्क डन ऑन द गैस हो रहा है। इसका मतलब कि फिर से वही बात अगर हम करें तो DW जो वर्क डन आएगा हमारे पास वो PdV के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़े थे NR, वहां पे टेम्परेचर T2 आया है, और LN V फाइनल, V फाइनल हमारे पास क्या है, V फाइनल हमारे पास V4 अपॉन V3 है, V4 अपॉन V3 है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि यहां से वर्क डन हम लोग लिख सकते हैं निगेटिव ऑफ NRT2, जो वर्क डन 2 आ जाएगा, ln ऑफ V3 अपॉन V4। अरे बच्चों कुछ नहीं किया, बस मैंने उल्टा कर दिया भाई, इसको ऊपर इसको नीचे, उसके लिए एक निगेटिव साइन आएगा ऊपर तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाता है। ln का प्रॉपर्टी है ना लॉगरिथमिक का। अब प्रोसेस D से A आ जाते हैं। इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें हो रहा है एडियाबेटिकली कंप्रेशन हो रहा है। कुछ नहीं करना बच्चों, एडियाबेटिकली कंप्रेशन है तो इसका मतलब कि डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन। लेकिन आपको पता है एडियाबेटिक है तो डी क्यू का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब डी डब्ल्यू वर्क डन पी डी भी आएगा। पी डी भी कैसे लेते थे यहाँ पे, याद कीजिए। अब चीजों को ऐसा करने नहीं जाते हैं हम कि कैसे कैसे किए थे, आपको याद होना चाहिए बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट यूज करेंगे ना हम, क्योंकि वो चीज हम बता चुके हैं। तो एन आर फाइनल टेम्परेचर हो गया यहाँ पे कितना बच्चों, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। जो भी गैस लिए होंगे तो 1 माइनस गामा हमारे पास आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये वर्क डन आ गया हमारे पास, DW मान लेते हैं। तो अगर हम निकालना चाहें, हमको इफिशियंसी निकालना है, इफिशियंसी के लिए बच्चों यहाँ पे नेट वर्क डन कितना हुआ है डिवाइडेड बाई हीट अंदर कितना आया है ना, सोर्स से अंदर हीट कितना आया, यही तो इफिशियंसी होता था। तो यहाँ पे हम निकालना चाहे तो नेट वर्क डन कितना हुआ है सबको जोड़ दीजिए। नेट वर्क डन कितना हुआ है बच्चों, W1 प्लस ये वाला DW जो भी था B से C में, B से C में जो हुआ है, प्लस वर्क डन 2 आया था वहां पे, प्लस D से A में। ठीक है, इस टाइप का हम लोग कर देंगे। तो देख सकते हैं आपके पास नेट वर्क डन जो आएगा उसमें ये चीज कटता हुआ दिख रहा है। अब ध्यान दीजिए, DW जो B से C है और D से A है, ये और ये दोनों सेम नहीं दिख रहा है आपको, मतलब ये 1 है और यहाँ पे इसको अगर निगेटिव साइन बाहर निकाल लें तो T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1, तो दोनों तो सेम ही आ गया बच्चों। जोड़ेंगे तो दोनों का दोनों कट जाएगा। ओके, इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि उसका नहीं आएगा, कट गया, तो 1 प्लस 2 आ जाएगा सिर्फ। तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा W1 प्लस W2, और आपको पता है W1 प्लस W2 का वैल्यू कितना है, इसको हम डायरेक्ट वहीं पे लिख देते हैं। ये चीज है W1 और ये है W1 W2 ये है। ठीक है, नेट वर्क डन हम लोग यहीं पे लिख देते हैं डायरेक्टली, W1 प्लस W2 डिवाइडेड बाई हीट Q इनसाइड जो अंदर आया है। तो ईटा का वैल्यू यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2 करेंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव में ही आएगा, हम डायरेक्टली रख देते हैं। इसका वैल्यू नेगेटिव में है ना बच्चों, नेगेटिव ऑफ W2 है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव ही रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई Q इनसाइड आ जाता है, अंदर जो दिया था हमने, और जो अंदर दिया था हीट हमने वो और कुछ नहीं बच्चों, ये यही तो है। इसी प्रोसेस में तो हीट एक्सपांसन हुआ, तो इसी में तो हीट इसमें अंदर आया है बच्चों, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी प्रोसेस में तो हीट बच्चों अंदर आया है। देख रहे हैं इसमें वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव आया है, तो वर्क डन पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क डन बाय द गैस हुआ है, तो वर्क डन बाय द गैस मतलब पॉजिटिव, और इसमें DQ का वैल्यू पॉजिटिव है। तो हीट पॉजिटिव कब आता है, जब हमारे पास हीट आती है,
हम गेन करते हैं हीट को, तो हम गेन ही तो किए हैं यहाँ पे, तो गेन को हम इस तरीके से दिखाते हैं। गेन को हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, अंदर हीट आया है सिस्टम के अंदर और कंप्रेशन में नेगेटिव आया था, तो इसका मतलब यहां से हीट निकल गया है। यहाँ पे Q1 हीट अंदर आया है और यहाँ पे Q2 हीट बाहर निकल गया है। ठीक है, क्लियर होनी चाहिए। तो Q1 हीट जो अंदर आया है, और प्रोपोर्शनलिटी देख रहे हैं इसमें, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट है, मतलब हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं यहाँ पे कि ये Q1 है माइनस ये Q2 है डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है Q इनसाइड, मतलब अंदर हीट कितना आया है, अंदर हीट कितना आया, Q1 ही तो आया है बच्चों, तो Q1 ही लिख देंगे। तो इसका मतलब आपको 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 मिल गया। यही तो आता था पहले भी, तो इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि इसका वैल्यू अगर रखना चाहें आप, तो ईटा का वैल्यू जो आपके पास आएगा वो आएगा 1 माइनस Q2 का वैल्यू आप रख दीजिए, ये और कुछ नहीं, ये और कुछ नहीं, Q1 प्लस माइनस ऑफ Q2 ही तो है। छोड़िए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस Q1 Q2 का वैल्यू आप रख देना। Q2 का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, यही है Q2, यही तो यहाँ पे Q2 के बराबर भी हो जाएगा और यही तो यहाँ पे Q1 के बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों। NRT2 ln v3 अपन v4, नेगेटिव हमने ऑलरेडी रख दिया, रखने की जरूरत नहीं है। NRT2 ln ऑफ v3 अपॉन v4 था, NRT1 ln v2 बाई v1, ऐसा ही कुछ था ना बच्चों, v3 अपॉन v4। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ये काटना चाहे तो NR NR कट जाएगा। अब हमको देखना है कि ये चीज अब क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 1 माइनस T2 ln ऑफ v3 अपॉन v4 डिवाइडेड बाई T1 ln ऑफ v2 अपॉन v1। अब हम अगर करना चाहें यहाँ पे, तो ये T2 बाई T1 का वैल्यू कितना होगा भाई, कुछ उस टाइप का हमें लाना है। ये इसमें कुछ रिलेशन होगा टेम्परेचर और यहाँ पे वॉल्यूम में, हो सकता है रिलेशन, कहाँ पे, जो एडियाबेटिक प्रोसेस था यहाँ पे हो सकता है। ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, इस पे क्या होता है, हीट का वैल्यू कांस्टेंट होता है, बिल्कुल हीट का वैल्यू कांस्टेंट है। और हमने इसमें पढ़ा था एडियाबेटिक में, आपको याद होगा अगर, कि यहाँ पे क्या होता था, पीवी रेस टू पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट होता था बच्चों, याद कीजिए। हाँ सर याद आया, आया ना बच्चों, पीवी रेस टू पावर गामा का वैल्यू कांस्टेंट लिखते थे। तो इस पे हर एक पॉइंट पे पीवी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट होगा। उसी तरीके से इस पे हर एक पॉइंट पे क्या होता था, पीवी बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे P1 V1, यहाँ पे P2 V2, यहाँ पे P3 V3, सब पे सेम होगा बच्चों, है ना, उनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे सोचेंगे कि P1 P2 सेम है, नहीं भाई, P1 P2 नहीं सेम है, PV का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट है, मतलब PV का गुना करेंगे तब जाकर सिमिलर आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक पॉइंट पे। और यहाँ पे क्या होगा कि PV रेस टू पावर गामा हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, है ना। तो एक बी पॉइंट पे ले ले, हम एक बी पॉइंट पे ले लेते हैं भाई। बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे ले लेते हैं हम लोग बच्चों, बी पॉइंट पे क्या होगा, पीवी रेस टू पावर P2 V2 रेस टू पावर गामा बराबर कांस्टेंट आएगा। और अगर हम सी पॉइंट पे देखना चाहें तो यहाँ पे भी, लेकिन बच्चों पीवी में हमको रिलेशन नहीं लाना है, हमको लाना है टीवी में, ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम उल्टा पलटा लिख रहे हैं, वॉल्यूम टेम्परेचर में रिलेशन लाना है ना भाई। तो यहाँ पे अगर हम बताएं आपको पीवी रेस टू पावर गामा कांस्टेंट था, एक और चीज याद होगा कि टीवी रेस टू पावर गामा -1 भी कांस्टेंट था। कैसे आता था, प्रेशर का वैल्यू लिख देते एनआरटी अपॉन भी रख देते थे ना, तो आ जाता था। तो यहाँ पे हम दूसरा चीज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, मतलब T1 V2 रेस टू पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 V3 रेस टू पावर गामा -1 का वैल्यू कांस्टेंट होगा। उसी तरीका से हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं, ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो ए पॉइंट पे और डी पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या है, T1 V1 रेस टू पावर गामा -1 का वैल्यू कांस्टेंट कुछ सी डैश होगा बच्चों, यहाँ पे हमें नहीं पता है क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, T2 V4 रेस टू पावर गामा -1 का वैल्यू कांस्टेंट सी डैश होगा, ठीक है, नहीं पता है। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो देख लेंगे आप यहाँ पे, तो क्या आएगा आपके पास, T1 अपॉन T2 इक्वल टू, हमने क्या किया है, दोनों को डिवाइड दे दिया है, पहले इक्वेट ही कर देते हैं बच्चों, है ना।
T1 इंटू V2 के पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 इंटू V3 के पावर गामा माइनस 1। यहाँ पे हो जाएगा T1 इंटू V1 के पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 इंटू V4 के पावर में गामा माइनस 1। ठीक है बच्चों, हमें क्या लाना था? हमें क्या लाना था? T1 बाई T2 को अगर हम बराबर कर दें, T1 बाई T2 यहाँ से और T1 बाई T2 यहाँ से, ठीक है, T1 बाई T2 यहाँ से भी ला दें तो कितना हो जाएगा बच्चों? देख सकते हैं आप V3 अपॉन V2 के पावर में गामा माइनस 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? T1 अपॉन T2 का वैल्यू V4 अपॉन V1 के पावर में गामा माइनस 1। बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब V4 अपॉन V1 और V3 अपॉन V2 बराबर हो गया, दोनों का सेम है वैल्यू ना। V4 अपॉन V1 इक्वल टू V3 अपॉन V2। ठीक है, सिंपल दिख रहा है बच्चों, ये चीज सेम है और ये चीज सेम है तो ये भी सेम होगा। इक्वेट कर देंगे तो गामा माइनस 1 ऊपर वाला तो कट ही जाएगा, तो ये दोनों सेम हो गया। इसका मतलब ये आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ V1 अपॉन V2 का वैल्यू जो है वो V4 अपॉन V3 के बराबर है। ओके ओके ओके, चलिए आगे चलते हैं। V1 अपॉन V2 V4 अपॉन V3 के बराबर है। V4 अपॉन V3 के बराबर है। ठीक है ठीक है, तो इसी का यूज कर लेते हैं ना बच्चों, इसी का यूज कर लेते हैं। तो साफ साफ दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे वो भी चीज दिख रहा है कि उल्टा कर दिया है। V2 अपॉन V1 बराबर V3 अपॉन V4, मतलब ये दोनों बराबर है। इसका मतलब V3 अपॉन V4 और V2 अपॉन V1 ये दोनों बराबर है। मतलब इसका जो ln का वैल्यू होगा कुछ मान लेते हैं और इसका जो ln का वैल्यू कुछ, तो दोनों चीज सेम है तो दोनों कट जाएगा। तो हमको साफ साफ दिख गया है कि इफिशियंसी का वैल्यू जो आ रहा है 1 माइनस T2 अपॉन T1 आ रहा है, और जो कि आप साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, यही होता है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। देख रहे हैं यहाँ पे हम पीछे क्या पढ़ते थे कि ईटा का वैल्यू जो होता है 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आता था, लेकिन यहाँ पे अलग है। यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म में उन्होंने दे दिया था रिजल्ट, इसीलिए ये चीज बहुत जरूरी था समझना कि बस आपको टेम्परेचर सोर्स और सिंक का पता है तो आप चीजों को बता सकते हैं कि कितना इफिशियंट होगा वो। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। और कैसे मैं बता रहा हूँ कि ये ज्यादा इफिशियंसी था इसका, चलिए आगे बताता हूँ। ईटा का वैल्यू जो था इफिशियंसी 1 माइनस T2 अपॉन T1, ये था सिंक का टेम्परेचर, ये था सोर्स का। फिर से वही बात आ जाती है, अगर आप इफ इफिशियंसी का वैल्यू 100% हम रखना चाहते हैं तो क्या करना होगा? इसके लिए आपको दिख रहा है T2 का वैल्यू 0 करना होगा, मतलब कि सिंक का टेम्परेचर 0 करना होगा। सिंक कहाँ पे होता था, याद आ रहा है? इस टाइप से हम बुलाते थे, इंजन इस टाइप से बनाते थे, इधर जाता था, इधर से आता था, इधर आता था और इधर जाता था, वर्क कुछ करता था। यहाँ पे Q2 जाता था हीट, यहाँ पे Q1 हीट आता था। ये टेम्परेचर T1 पे होता था, ये टेम्परेचर T2 पे होता था, ये सोर्स होता था और ये सिंक होता था। वही चीज था, Q1 इक्वल टू वर्क डन होता था कुछ, और कुछ यहाँ पे हीट बाहर निकल जाता था। अगर हमने टेम्परेचर 0 कर दिया सिंक का, इसका टेम्परेचर 0 कर दिया, तब जाकर हमारे पास ये चीज आता था 100%। टेम्परेचर अगर सिंक का अगर 0 कर रहे हैं तो ये किस चीज का टेम्परेचर होता था? इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट मतलब बाइक तो इन्वायरमेंट में चलता है ना, वातावरण में ही चलता है। ये सोर्स था, मतलब ये हम सोर्स कहां से लाते थे? पेट्रोल डीजल जला के, है ना बच्चों? आप ये समझिए कि अगर हमको 100% इफिशियंट इंजन चाहिए तो इसका मतलब T2 का वैल्यू 0 होगा, मतलब सिंक का टेम्परेचर 0 होगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कभी भी 0 में जा सकता है, 0 में जा सकता है, बर्फ जगह पे 0 में जाता है, ठीक है, वो चीज ठीक है बच्चों। लेकिन अगर हम ये 0 जो लिख रहे हैं ये केल्विन में हो, केल्विन में है ये, ठीक है, 0 केल्विन है, मतलब कि टेम्परेचर T2 का वैल्यू केल्विन में है तो 273 माइनस का आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो समझ रहे, इतना टेम्परेचर कम कभी हो सकता है भाई? इतना मैंने भी नहीं देखा है अभी तक, वहां पे इंसान ही नहीं रह पाएंगे, है ना, इतना बहुत ज्यादा ठंडी हो गया।
ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि ये जो सोर्स से जहां यहां से हम लोग हीट दे रहे हैं, तो ये गाड़ी जो है चल रहा है, बाइक चल रहा है, तो इंजन गर्म हो रही है, लेकिन ये हीट जो इंजन गर्म कर रहा है वो इन्वायरमेंट में जा ही नहीं रहा है। हम इतना पैक कर दिए, इंसुलेटेड कर दिए इंजन को कि उसका हीट नहीं जा रहा है सराउंडिंग में, इन्वायरमेंट में। तो इसका मतलब ये अपने आप को गर्म करेगा, ये खुद सिस्टम गर्म होने लगेगा, है ना। ये खुद सिस्टम गर्म होने लगेगा, और सिस्टम गर्म होते होते इसका भी टेम्परेचर T1 तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये गर्म है तो ये इसको भी गर्म करेगा ना भाई। और टेम्परेचर T1 तक जैसे ही पहुंचेगा तो दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। सेम टेम्परेचर होने के कारण हीट का फ्लो बंद हो जाएगा, इंजन बंद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ये क्या है? हीट ही इंजन तो है बच्चों। अगर आपने इसको इधर जाने से रोक दिया, इसको बाहर हीट निकलने से रोक दिया किसी भी तरीके से, मान लेते इंसुलेटेड कर दिया इंजन को, बाइक का इंजन एकदम बहुत पैक कर दिया, तो पैक कर दिया तो इंजन खुद गर्म होने लगेगा। और इंजन खुद गर्म हो रहा है, इसका मतलब समझ रहे हैं, खुद का टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ये अपना टेम्परेचर जो जो हीट बाहर निकाल ही नहीं रहा है, तो टेम्परेचर इन्वायरमेंट में जा ही नहीं रहा है, हीट इन्वायरमेंट में जा ही नहीं रहा है, तो इसमें सारा हीट इसी में रह जाएगा और इसी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा और बढ़ते बढ़ते T1 के बराबर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो ये खराब हो जाएगा सिस्टम भाई, फिर हीट फ्लो ही नहीं होगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि हम 100% इफिशियंसी वाला इंजन नहीं बना सकते हैं, नेवर, है ना, कभी नहीं, क्योंकि इंजन ही खराब हो जाएगा। दिख रहा है साफ साफ, इंजन ही खराब हो जाएगा। किस काम का हम लोग बना रहे हैं, है ना। तो आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, है ना, ये कभी नहीं हो सकता है। बट दिस इंजन इज वेरी efficient than others। अदर्स से अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो ये बहुत अच्छा हमारे पास इफिशियंसी देता है। इन्होंने, कार्नोट अंकल ने किया था ये चीज, उसमें वैल्यूज पुट करके देखते थे वो, तो हमें बताया कि उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा इफिशियंसी वाला इंजन बना है ये। लेकिन ये भी वैल्यू जो इन्होंने दिया है, ये प्रैक्टिकल में नहीं बताया था, ये बस थियोरिटिकल बताए थे कि इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा, है ना, इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल हम करते हैं तो इससे भी कम आता है भाई, है ना। बट इन प्रैक्टिकल efficiency of Carnot engine is less than calculated on paper। पेपर से भी कम ही आता है ना, और भी चीजें का लॉस हो जाती है ना, तो इसीलिए हम बोलते हैं। तो ये आइडियल हीट इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है भाई। आइडियल में समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा इफिशियंसी लाना पड़ेगा। और साफ साफ दिख रहा है फाइनल जो हमारे पास जो है कार्नोट हीट इंजन इफिशियंसी लिखते हैं, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फाइनल वाला जो आ रहा है वो टेम्परेचर पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और पीछे मैंने बता दिया किस तरीके से कि Q2 अपॉन Q1 का वैल्यू सेम आता है T2 अपॉन T1 का। ये चीज मैंने पीछे बता दिया है बच्चों, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका यूज हम आगे करेंगे। जैसे है ना, वर्क डन का यही आ रहा था, ये वर्क डन का यही आ रहा था। हमने पीछे पढ़ा इफिशियंसी का वैल्यू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 होता है, यहाँ पे 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो कंपेयर करें तो Q2 बाई Q1 और T2 बाई T1 का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि T2 बाई T1 वही वैल्यू सेम दे देगा Q2 अपॉन Q1, रेशियो सेम रहेगा, ठीक है। इसी रेशियो का हम लोग आगे भी यूज कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, है ना। तो अब देखिए बच्चों, रेफ्रिजरेटर में आ जाते हैं। चलिए बच्चों, वो खत्म हो गया। तो रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पंप क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है हीट इंजन से। हीट इंजन आप कैसे बनाते थे? पीछे ही बताया ना भाई हीट इंजन कैसे बना रहे थे। एक यहाँ पे होता था ऐसे करके सोर्स, ये हमारे पास सिस्टम है, मतलब वही हीट इंजन है। इसके बाद हम एक यहाँ पे बना देते थे सिंक, सोर्स है, सिंक है, और यहाँ पे कुछ हमको वर्क डन मिल जाता था। इधर से आता था हीट, इधर चला जाता था। हीट Q1 फ्लो हुआ यहाँ से, इधर हीट Q2 गया, यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ। आपको पता होगा कि सोर्स है तो हाई टेम्परेचर पे होगा, टेम्परेचर इसका हाई होगा और इसका टेम्परेचर लो होगा।
ठीक है, इसी को हम लोग कभी कभी T2 या इसको T1 बोल देते हैं। इसको T1 बोल दीजिए, इसको T2 बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाई से लो की तरफ फ्लो करता है भाई, बिल्कुल करेगा। ये हमारे पास हीट इंजन था। हम बेसिकली पीछे वाला चीज बता रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि वर्क डन जो आता था, सॉरी, Q1 का जो वैल्यू आता था वर्क डन में चला जाता था और कुछ बर्बाद होता था। तो वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे Q1 माइनस Q2 आ जाता था। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इफिशियंसी का वैल्यू हमको पास आता था 1 माइनस Q2, जो बर्बाद हुआ है अपन Q1 आता था। मतलब इसी को तो हम लोग बोल देते थे कि जो वर्क डन हुआ है अपन में, जो हीट इनसाइड अंदर आया है। ठीक है, ये सब चीजें हमको याद है। हमको नहीं याद है सर। तो बच्चों क्या कर रहे हैं, याद करना चाहिए ना आपको, अभी पीछे ही तो बताया। लेकिन इसी का अगर हम लोग रिवर्स कर दें, रिवर्स का मतलब उल्टा, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप इज बेसिकली हीट इंजन रन इन रिवर्स डायरेक्शन। इसी को उल्टा नचा देना, इस पर उल्टा काम होगा। यहाँ पे कैसे उल्टा होगा चलिए मैं बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये फिर से हमारे पास यही सोर्स रखा हुआ है, यहाँ पे वही सिंक है, यहाँ पे वही हीट इंजन है और यहाँ पे वही चीज है वर्क। चीजें कैसे हो रही है यहाँ पे, ये चीज समझिएगा। सोर्स है, ये सिंक है। इसका काम क्या था, हीट इंजन का काम क्या था समझिएगा। हीट को यूज करके, हीट एनर्जी को यूज करके ये मैकेनिकल वर्क दे रहा था, यही वर्क था ये, है ना, मैकेनिकल वर्क बोल सकते हैं। मैकेनिकल वर्क हमें दे रहा था। चाहे चीजें साफ साफ थी। ये यहाँ कहां से मिलता था, सोर्स से। कहां से मिलता था ये हमको सोर्स, फिर से बता रहा हूं, पेट्रोल डीजल, है ना बच्चों। हम वही चीज तो डालते हैं अपने बाइक्स में, पेट्रोल डालते हैं। तो पेट्रोल वहां पे जलता है, डीजल वहां पे जलता है और उससे हमको यहाँ पे हीट एनर्जी मिलती है। वही हीट एनर्जी आता है, हीट इंजन में काम करता है सारा, पहिए चलाता है, जो चक्का चलता है, और प्लस में हीट के कारण जो यहाँ पे बर्बाद होती है वो कुछ इन्वायरमेंट में चला जाता है। इन्वायरमेंट में चला जाता है ना बच्चों, कुछ चीजें बर्बाद होके वातावरण में चली जाती है। इसीलिए तो हीट इंजन जो गर्म होता है तो वो धीरे धीरे ठंडा भी हो जाता है, क्योंकि उसका जो हीट बाहर निकला है वो सिंक में चला गया है, जो कम टेम्परेचर का है ना, जो कम टेम्परेचर का है, सराउंडिंग में चला गया है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे आप रेफ्रिजरेटर, फ्रिज अगर आपके घर हो तो आप क्या करें, उसके अंदर सोर्स क्या है, सोर्स क्या चीज होता है उसके अंदर, जो आप सब्जियां रखे हैं, वेजिटेबल्स रखे हैं, कुछ तो मटन भी रख देते हैं, मटन वटन नहीं रखना है, अच्छा चीज रखना है उसमें, मिल्क रख देते हैं, कुछ चीजें वहां पे मिठाई भी रख देते हैं, स्वीट्स रख देते हैं कुछ वहां पे आइस रख देते हैं, बहुत सारी चीजें हम फ्रिज के अंदर रखते हैं भाई। आपको पता है ये सब चीजों का हम टेम्परेचर कम करना चाहते हैं, और कम करना चाहते हैं। जनरली जो टेम्परेचर है उससे और कम करना चाहते हैं, यही तो होता है, ठंडा ही तो होता है फ्रिज में भाई। ये ऑलरेडी कम टेम्परेचर पे, ऑलरेडी इसको और कम करना है, तो आप कैसे यहाँ पे करेंगे। आपको इसका मतलब यहां से हीट निकालना है और ज्यादा। आ रहा है कुछ समझ में। ये सब चीजें रखते हैं तो इनको हम क्या करना चाहते हैं, ठंडा करना चाहते हैं ना भाई, फ्रिज में रख के, और गर्म करना चाहते हैं, ठंडा करना चाहते हैं। ठंडा इसको और कैसे करें, मतलब कि बच्चों यहाँ तो ठीक था कि ये हाई टेम्परेचर पे था, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो कर गया, लेकिन इसका टेम्परेचर और कम करना है भाई, यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, कम करना है। तो ये कैसे होगा, इसका मतलब हमको बाहर से कुछ काम करना होगा। हमने कल ये भी चीज बताया था कि हीट का फ्लो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ आसानी से हो जाता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ये हो जाता है, लेकिन ये फिर से रिवर्सिबल नहीं है भाई। ऊपर से अगर हम बॉल गिरा देते हैं तो नीचे बॉल गिर जाएगा, लेकिन नीचे से वही एनर्जी का यूज करके बॉल अपने आप ऊपर नहीं आ सकता है। उसके लिए हमको कुछ बाहर से वर्क करना पड़ता है। वर्क करके बिल्कुल काम कर सकते हैं वो चीज, यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते थे, है ना, कि हम उसमें वर्क करके उस चीज को फिर से अटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक्सटर्नल काम तो करना ही पड़ेगा, मतलब एडिशनल कुछ काम करना पड़ेगा, तब जाकर हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एडिशनल काम करते हैं वो ये वर्क करता है ना, और इधर चला जाता है सिंक की तरफ। तो एडिशनल काम जो हम कर रहे हैं ना, ये वर्क है, वो जो W है। ठीक है, ये वर्क कहां से मिलेगा, पहले तो समझिए कि यहां से, इसमें से हीट हम लोग Q1 बाहर एक्सट्रैक्ट कर दिए, खींच लिए। खींचे कैसे, अपने आप खींच गया नहीं, ये काम किया है भाई। कौन सा काम किया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से काम करा रहे हैं। ठीक है,
भाई प्लग तो खोजते हैं ना फ्रिज के लिए सॉकेट में, तो वहां से क्या कर रहा है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ही तो ले रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और वो इस फ्रिज में कंप्रेसर में चला जाता है। यहाँ पे कंप्रेसर होता है, वो कंप्रेसर का काम क्या होता है ना बच्चों, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ पे लाना, मतलब यहाँ पे वर्क करना। फ्रिज के अंदर वर्क जो होता है वो कंप्रेसर करता है। वो क्या करता है, वो खींचता है। इसका काम है खींचना, अंदर से हीट, इसमें जो भी चीज रखा हुआ है उसका हीट और निकालना। तो और हीट निकालेगा, तो ये निकालेगा, देखिए बच्चों वर्क डन हुआ, यहाँ पे Q2 हीट बाहर फेंकेगा। इसका मतलब जो Q2 हीट बाहर फेंक रहा है वो जो हीट खींचा है और प्लस जो वर्क डन किया है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कुछ वर्क लिया है, तो यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू हमको दिख रहा है कि Q2 माइनस Q1 हो जाता है। तो इसीलिए तो बोला जाता है कि रिवर्स है। यहाँ पे Q1 माइनस Q2 था, लेकिन यहाँ पे रिवर्स हो गया ना रिवर्स। ठीक है भाई। उसी तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पे ये भी चीज बता सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। समझिएगा कि अगर यहाँ से हीट इसको खींचना है और ये कुछ काम कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, तो हीट खींच रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 500 जूल का हीट इसने खींचा और काम कितना किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो 100 जूल का काम किया। तो ओवरऑल अगर बाहर देखे जाए तो कितना आएगा, 600 जूल का यहाँ पे बाहर एनर्जी का फेंका है, बाहर एनर्जी 600 जूल फेंका है। इसीलिए तो जो यहाँ पे फ्रीज होता है, यहाँ पे जो फ्रीज होती है हमारे घरों में, जो हमारे घर में फ्रीज होती है, वो पीछे उसका जो फ्रीज के पीछे वाला पार्ट जो होता है ना, पीछे वाला, वहां पे देखेंगे ना तो आपको क्या लगेगा, वहां पे गर्म लगता है भाई। वो हीट बाहर फेंक रहा है बच्चों। ये कहाँ, रूम में ही तो होता है, सिंक का फ्रिज रखते हैं रूम में, तो उसके पीछे वाला चीज गर्म हो जाता है, क्योंकि वो जो सिंक से हीट फेंक रहा है ना, वो जो आने वाला हीट से भी ज्यादा है। देख रहे हैं 600 जूल है, ये आने वाला हीट से भी ज्यादा फेंक रहा है, जो इसमें जो हीट खींच रहा है उससे भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, जो कि वर्क यहाँ पे कर रहा है। क्लियर होनी चाहिए भाई, आई थिंक क्लियर होगी। यहीं पे बहुत सारे लोग बताते भी हैं कि अगर हम रूम में ही फ्रिज का दरवाजा खोल दें, अगर वो ठंडा ही तो करता है भाई, चीजों को ठंडा करता है, तो खोल दे तो क्या होगा, पूरा रूम को ठंडा कर देगा। यही तो आप सोच रहे होंगे, लेकिन ये चीज गलत है भाई। पूरे रूम को ठंडा कैसे करेगा, इसने जो ये चीज हम कब करते हैं, ये सब रख के हम गेट बंद कर देते हैं ना फ्रिज का, ये सब रख के हम लोग खुला कर देते हैं गेट, ऑब्वियसली बंद करते हैं। क्यों करते हैं आप, क्योंकि इन्हीं का बस हीट एनर्जी ये अब्स्ट्रैक्ट करे, खींचे, और किसी चीजों का नहीं। लेकिन अगर हम लोग गेट ओपन कर दें, फ्रिज का गेट ओपन कर दें और फ्रिज को ऑन कर दें, तो जो हीट एनर्जी एक्सट्रैक्ट करेगा, खींचेगा ना, वो रूम से भी हीट एनर्जी को खींचेगा, जो भी चीजें होंगे। ठीक है, तो वहां से हीट खींचा, मान लेते वहां से अब 1000 हीट खींचा, 1000 जूल का हीट खींचा, और यहाँ पे 100 जूल का फिर से वर्क किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो बाहर कितना फेंक रहा होगा, मतलब बाहर कहाँ, रूम में ही तो फेंक रहा है, पीछे उसका साइड जो होता है वो रूम में ही तो होता है। तो क्या करेगा, बाहर फिर से वो फेंकेगा 1100 जूल, मतलब 100 जूल जो हीट एनर्जी लिया है, 1000 जो जूल हीट एनर्जी लिया है, यहाँ पे 1100 फेंक रहा है, क्योंकि 100 इसका एडिशन हो रहा है। तो देख रहे हैं जो ले रहा है उससे भी ज्यादा फेंक रहा है। तो भाई टेम्परेचर धीरे 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 रेज होगा रूम का, यही तो होगा, यही तो होता है भाई, है ना। चीजें क्लियर होनी चाहिए बच्चों। रूम से ही हीट ले रहा है, रूम में ही फेंक रहा है, तो ओवरऑल फेंक ज्यादा रहा है ना, ज्यादा फेंक रहा है, इसका मतलब क्या होगा, रूम गर्म हो जाएगा। Q2 का वैल्यू Q1 से तो बड़ा ही होगा, है ना। चीजें बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है। यहाँ पे जो चीज यूज किया जाता है, यहाँ पे बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे यूज होता है फ्रिज में, है ना। एफिशिएंसी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यूज होता है, इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा का वैल्यू जो बोला जाता है, वो बोला जाता है कि आपने कितना वहां से हीट अब्स्ट्रैक्ट किया और कितना आपने वर्क डन किया। मतलब अब्स्ट्रैक्ट मतलब कि Q1 हीट कितना आपने अब्स्ट्रैक्ट किया, Q1, और कितना आपने वर्क डन किया, इसका रेशियो को बोल देते हैं कि ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। तो Q1 डिवाइडेड बाई वर्क डन कितना हुआ है, Q2 माइनस Q1 हो रहा है, वर्क डन यही तो हुआ है, Q2 माइनस Q1। ठीक है, तो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको बोल दिया जाता है। इसका वैल्यू भी आप चेंज कर सकते हैं। आपको पीछे मैंने बताया कि कार्नोट साइकिल से, कार्नोट साइकिल का अगर हम यूज करें, उसी के बेसिस पे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बोलेंगे सर ये तो कार्नोट इंजन बनाने में यूज होता था, लेकिन उसका यूज हम लोग इधर भी कर सकते हैं, उसी कॉन्सेप्ट का, है ना। तो कार्नोट साइकिल से हमको क्या पता था कि T1 अपॉन T2 का वैल्यू जो होता है वो Q1 अपॉन Q2 के बराबर होता है।
ठीक है। ओके ओके ओके, इसका मतलब हम बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q2 का वैल्यू क्या होगा, Q1 टाइम्स ऑफ T2 अपॉन T1 माइनस T1। Q1 कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा ना भाई, अंदर कट जाएगा, तो 1 अपॉन हो जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई ऊपर हो जाएगा T1। हम टेम्परेचर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं और हीट के फॉर्म में भी बता सकते हैं। दोनों चीजें हमारे पास आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजों को आप समझ सकते हैं। फिर से वही बात कि अगर आपको 100% एफिशिएंसी परफॉर्मेंस वाला आपको अगर चाहिए फ्रिज रेफ्रिजरेटर, ये 100% तभी आएगा जब यहाँ पे मान सकते हैं कि बीटा जो है वो Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 है। तो 100% तो यहाँ पे नहीं, लेकिन इन्फिनिटी टाइप आ जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि नीचे वाला चीज जो है अगर जीरो को अप्रोच करे तो बीटा यहाँ पे इन्फानाइट को अप्रोच करेगा। तो इस टाइप से समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस हमको बढ़ाना होता है तो नीचे वाला चीज को जीरो करना होगा और बीटा यहाँ पे परफॉर्मेंस इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, Q1 Q2 का वैल्यू सेम हो जाएगा। मतलब कि क्या मैं बोल रहा हूं कि यहाँ से जो हीट इसने खींचा है उतना ही हीट ये बाहर फेंक दे। मतलब कि यहाँ पे अगर ये कुछ वर्क ही ना करे, ऐसा कुछ हो सकता है कभी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज ही नहीं करे, हम सॉकेट में खोसे ही नहीं और फ्रिज ठंडा करने लगे सामानों का, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब अगर 50 यहाँ से 500 लिया है तो यहाँ पे 500 ही नहीं फेंकेगा, ज्यादा ही फेंकेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो इसीलिए हम 100% इफिशियंसी वाला परफॉर्मेंस वाला इंजन रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते हैं, है ना, क्योंकि फिर नीचे वाला वैल्यू भाई सेम हो जाएगा ना, यहाँ पे Q1 Q2 का वैल्यू सेम होना चाहिए। नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल ही भी नहीं है ना बच्चों, ये पॉसिबल भी नहीं है भाई। आई थिंक क्लियर होगा। और सेम ही तरीके से आप समझ सकते हैं कि कोई कोई एसी का भी बताता है, तो एसी में क्या होता है, एसी में यही तो लगा होता है, वहां पे भी यही चीज है, फ्रिज का काम कर रहा है। एसी में देखते हैं कि एसी का एक इंडोर यूनिट होता है जो अंदर की तरफ लगा होता है, और एक क्या करता है बाहर लगा होता है, घर के बाहर वो चलता रहता है पंखा। तो क्या कर रहा है, अंदर से हीट एनर्जी को लेकर बाहर ही तो फेंक रहा है। अंदर से हीट एनर्जी वहां भी अगर 500 जूल ले रहा है, आप जो बैठे हैं आपको शरीर से भी हीट एनर्जी वो लेता है ना, आपका हीट एनर्जी शरीर से भी लेता है, जो भी रूम में रखा हुआ चीज है। तो रूम में रखा हुआ चीज से अगर 500 जूल एनर्जी ले रहा है, तो यहाँ पे अगर वो भी चीज तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करता ही है, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, तो वो भी वर्क करता है बच्चों, है ना, क्योंकि ठंडा करना है ना चीजों को यार, और टेम्परेचर कम करना है, तो कैसे होगा, काम करके होगा, तो वही वर्क होता है। तो उसी तरीके से वहां पे भी 500 जूल अगर रूम से लिया है तो 100 जूल हीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लेगा, और बाहर जो कंप्रेसर नहीं, बाहर जो फैन लगा होता है नचता रहता है, वो 600 जूल का एनर्जी फेंक रहा है बाहर, मतलब बाहर के वातावरण को और गर्म कर रहा है। यहाँ वहां पे इन्वायरमेंट हो जाता है, रूम नहीं, वहां पे इन्वायरमेंट हो जाता है, सिंपल है। वहीं पे ये भी समझते हैं कि अगर हम वहां पे अगर जो कंप्रेसर है उसको रूम में ही लगा दें, समझ रहे, रूम में लगाएंगे तो क्या होगा, रूम का टेम्परेचर और बढ़ने लगेगा, है ना, और बढ़ने लगेगा, क्योंकि अंदर से ही एनर्जी ले रहा है और वहीं पे फेंक रहा है। तो इसीलिए उस पंखे को हम बाहर लगाते हैं कि कोई और झेले उस एनर्जी को, कोई और उस गर्मी को झेले, हमें तो ठंडा रहना है। और इसीलिए तो बंद करते हैं भाई, बंद नहीं करेंगे रूम को, पैक नहीं करेंगे तो एसी अच्छा से चलेगा नहीं, काम नहीं करेगा, क्योंकि वो जो खुला है ना, खुला रहेगा तो बाहर से भी, है ना, एयर का तो आवागमन होगा हवा का, तो बाहर से भी एनर्जी लेगा, तो उसका कुछ काम हो नहीं पाएगा, ठंडा कर नहीं पाएगा रूम को, क्योंकि हमको बस रूम को ठंडा करना है, पूरा दुनिया को ठंडा नहीं करना है, ठीक है। तो समझ सकते हैं, बहुत आसानी चीज है बच्चों, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो आप चीजों को आसानी से बता सकते हैं सवाल करके। कार्नोट इंजन ऑपरेटेड 2 रिजर्वायर 900 केल्विन और 300 केल्विन पे है, ठीक है, एक हाई टेम्परेचर पे है, एक लो टेम्परेचर पे है, वही चीज हो रहा होगा, ये 900 पे है और ये 300 पे है, ठीक है। यहाँ पे कोई हीट इंजन हमने बना दिया, परफॉर्म्स 1200 जूल, यहाँ पे जो वर्क डन करता है वो 1200 जूल का करता है पर साइकिल। द हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लोअर टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर, यहाँ पे कितना हीट एनर्जी जाएगा, Q2, यहाँ से Q1 आता है, तो Q1 का वैल्यू आपको पता है, वर्क डन में जाता है और प्लस में कुछ काम होता है, तो Q1 का वैल्यू जो होता है वर्क डन 1200 प्लस Q2 हो गया। तो हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है क्या,
ये इसका निकालना है, हीट एनर्जी Q2 निकालना है। तो Q2 निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, Q1 से सब तरफ अगर हम डिवाइड देके करें तो हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है बच्चों कि Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू जो होता है वही T1 अपॉन T2 का होता है। सिंपल। आपको तो पता होगा ही। तो Q1 बाई Q2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? Q1 बाई Q2 का वैल्यू टेम्परेचर T1 अपॉन T2 मतलब 3 हो जाएगा। सिंपल 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 दिख रहा है हमें। अगर हम यहाँ पे Q1 अपॉन Q2 है, Q2 से डिवाइड दे दे सब तरफ, Q2 से, यहाँ भी Q2 से, तो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू होगा 3, 1200 अपॉन Q2 इक्वल टू 1, सॉरी +1। कितना हो जाएगा? ये 2 चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाई Q2। ये कट गया 600 बार में, तो Q2 का वैल्यू 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे 600 आंसर आ जाएगा, 600 जूल। सिंपल है बच्चों, देखिए कितना सिंपल 2020 में आया मेंस का सवाल। देखिए, कैस्केड कार्नोट इंजन इज अरेंजमेंट इन विच हीट सिंक ऑफ वन इंजन इज द सोर्स ऑफ अदर। अच्छा, दो चीज लिया गया है, दो इंजन लिया गया है यहाँ पे। एक लिया गया है यहाँ पे कि हीट है जो सिंक का, वो दूसरे का सोर्स है। हाई टेम्परेचर ऑफ द वन इंजन इज T1। दो हमें बनाना ही पड़ेगा बच्चों, दो बना लेते हैं ना, दो बना लेते हैं। एक यहाँ पे एक ऐसा बना लिया हमने, एक ऐसा बना लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे वैसे अपलोड हो रहा होगा, यहाँ पे ऐसे अपलोड हो रहा होगा, ऑपरेट बच्चों, ऑपरेट ठीक है। यहाँ पे जो सोर्स है, बोला जा रहा है कि अरेंजमेंट इन विच द हीट ऑफ सिंक ऑफ वन इंजन इज द सोर्स ऑफ अदर। सोर्स इसका अदर है, और यहाँ पे तो इसका जो हीट है, अगर मान लेते हैं क्यू है, तो इसका भी क्यू ही होगा, ये बोल रहा है। हाई टेम्परेचर ऑफ वन इंजन इज T1, ये इसका टेम्परेचर T1 दे रहा है। लो टेम्परेचर ऑफ द अदर इंजन इज T2, ये दे दिया है। एज्यूम वर्क डन इन बोथ द सेम। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन दोनों में सेम हो रहा है भाई, दोनों में सेम हो रहा है। चलिए बच्चों, अब तो हमें पता चल ही गया, अब हम चीजें कर सकते हैं। तो हमें पूछ रहा है कि कैलकुलेट द लोअर टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंजन। बिल्कुल सिंपल है। लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंजन मतलब कि यहाँ पे कुछ टी होगा, छोटा वाला टी मान लेते हैं, तो इसका जो टी होगा यही इसका भी टी होगा, क्योंकि सेम है ना हीट का फ्लो। तो हमें स्मॉल टी का वैल्यू निकालना है, निकाल सकते हैं। T1 टेम्परेचर पे अगर ये है, मान लेते हैं ना कि यहाँ पे हीट, यहाँ पे आ रहा है Q1 और यहाँ पे हीट है Q2 जा रहा है, इधर की तरफ Q2 जा रहा है। यहाँ से मान लेते हैं Q1 आ रहा है, यहाँ पे Q2 जा रहा है, ठीक है। तो हमें Q1 का वैल्यू पता है, कुछ वर्क डन होगा और प्लस में कुछ इधर हीट Q जाएगा। उसी तरह से हमें पता है कि Q हीट होगा, वो होगा वर्क डन, प्लस कुछ Q2 जाएगा। ठीक है भाई, हमें निकालना है T का वैल्यू, ठीक है। तो हम ये चीज तो बता सकते हैं बच्चों, ये चीज तो बता सकते हैं कि वर्क डन का वैल्यू सेम है। इसका मतलब कि Q1 का वैल्यू, ये दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं। Q1 का वैल्यू क्या होगा? Q 2Q हो जाएगा माइनस Q2 हो जाएगा। और हमें निकालना है T, मतलब कि Q को लाना होगा। अगर वही हम चीज कर दें यहाँ पे कि T1 अपॉन T2 का वैल्यू Q1 अपॉन Q2 होगा, तो बिल्कुल सिमिलर हो जाएगा ना चीजें बच्चों, कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से अगर हम लोग Q2 से डिवाइड कर दें, Q2 से डिवाइड कर रहे हैं क्या, एक सेकंड बच्चों, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट इंजन, लोअर मतलब T का वैल्यू निकालना है। ये कैसे निकलेगा बच्चों? ऐसे देख सकते हैं, एक सेकंड, ऐसे यहाँ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले ये देखिए, Q1 अपॉन Q का वैल्यू जो हो जाएगा T1 अपॉन T हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन Q2 का वैल्यू हो जाएगा T अपॉन T2 हो जाएगा। सिंपल सिंपल सिंपल, इसी का यूज करना है यहाँ पे। हम सोच रहे हैं कैसे यूज करें। हो गया, और क्या यूज हो गया। देखिए, दोनों तरफ हम लोग Q से डिवाइड कर देते हैं, Q से डिवाइड कर देते हैं, Q से ये कट जाएगा। Q1 अपॉन Q का वैल्यू है T1 अपॉन T इक्वल टू 2 माइनस Q2 अपॉन T2 अपॉन T। साफ साफ दिख रहा है हमें कि 1 अपॉन T कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे T1 प्लस T2 आ जाएगा इक्वल टू 2। तो T का वैल्यू हो जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2।
आ तो गया आंसर बच्चों। तो हम इतना परेशान नहीं होना है, आंसर आ जाता है अगर आपने सही कर रखा है चीजों को। देख रहे हैं हीट इंजन से, कार्नोट इंजन से कितना हल्का सवाल आता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये चीज कर लेना चाहिए आपको। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों बहुत बड़ा वाला थैंक यू। मिलेंगे आगे और भी सवाल करेंगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।